दोस्तों, अगर सस्ता सोना लेने के लिए आप दुबई जा रहे हैं तो अभी अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि यह सस्ता सोना आपको इस टाइम पर दुबई में महंगा पड़ सकता है और खामखा में आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम पर अपना पैसा आप बचा लीजिए। उसका कारण यह है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के जितने भी ओपन फ्लाइट हैं और साथ में इनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, इन सबको अपने एयर स्पेस में बैन कर दिया है। सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान की कोई भी फ्लाइट हमारे देश की सीमा रेखा के ऊपर से नहीं गुजर पाएगी, चाहे ये इनके पैसेंजर प्लेन हो या फिर इनके मिलिट्री फाइटर जेट हो। इस पूरी टेंशन को समझने के लिए इसको दो पहलुओं पर मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज ये है कि भारतीय एयर स्पेस में इनकी दोनों फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया है। एक तो कॉमर्शियल फ्लाइट भी इनकी बैन है और दूसरी तरफ मिलिट्री फाइटर जेट्स भी इनके बैन है। पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर इनकी कॉमर्शियल फ्लाइट्स बैन है तो उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और इनके ऊपर भी क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, अगर हमने इनको अपने एयर स्पेस में घुसने से मना कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि हम भी इनके एयर स्पेस में घुस नहीं पाएंगे। अब पहले कॉमर्शियल फ्लाइट्स की बात कर लेते हैं। अभी तक पश्चिमी देशों की तरफ जब भी हम जाते थे तो ज्यादातर हमारी ऐसी फ्लाइट होती थी जो कि पाकिस्तान के ऊपर से होकर गुजरती थी। इवन सबसे ज्यादा फ्लाइट हर सप्ताह की भारत से दुबई के लिए जाती है और दुबई के लिए भी हमारा जो शॉर्टेस्ट रूट है वो हमारा पाकिस्तान के ऊपर से ही होकर जाता है। तो अब सबसे बड़ी समस्या तो यह आ गई, तभी मैंने आपको बोला कि इस टाइम पर अगर सस्ता सोना लेना जाना चाहते हैं तो मत जाइए, क्योंकि यह सोना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। दुबई का प्लान अभी कैंसिल कर दीजिए। उसका कारण आपको समझाता हूं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अब पाकिस्तान के एयर स्पेस से फ्लाइट्स नहीं गुजरेंगी। अब इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, ऑब्वियस सी बात है कि हम चाइनीज रूट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे देश से बहुत सारी और फ्रीक्वेंट फ्लाइट हैं जो कि यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए जाती है। इवन मिडिल ईस्ट के लिए भी हम दूसरा रूट लेने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का ब्रेक लगाना जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच में जो टेंशन फैली हुई है, इस टेंशन में कुछ चीजों पर आपकी नजर जाना जरूरी है। पहली चीज ये कि भारत सरकार ने कल के दिन मतलब 30 अप्रैल को भारत ने बैन लगा दिया है और सरकार का कहना है कि यह बैन 23 मई तक रहेगा। अब हम इसमें इनफाइनाइट टाइम तक भी तो बैन लगा सकते थे, जबकि टेंशन हमारे बीच में इतनी भयंकर चल रही है। इंडस वाटर ट्रीटी को हम ऑलरेडी रद्द कर चुके हैं, तो फिर केवल 23 मई तक ही क्यों बैन लगाया है, यह सोचने वाली बात है। अगर आपको समझ भी आ रहा है थोड़ा बहुत भी रीजन इसका, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, बाकी मैं इसका अभी जिक्र करूंगा। दूसरी बात यह है जो कि जल्दी आपको कोई नहीं बताने वाला है। सबको ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने ही सीधे बैन कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट पिछले 1 सप्ताह में अपनी मैक्सिमम फ्लाइट को डाइवर्ट कर चुकी है। मतलब पाकिस्तान की मैक्सिमम जितनी भी कॉमर्शियल फ्लाइट थी जो कि हमारे एयर स्पेस से होकर गुजरती थी, वो अब रूट चेंज करने लगी हैं और इन्होंने ही अपने पहले से ही एयर स्पेस को शट कर दिया है। तो भारत सरकार ने जो अब ये शट किया है एयर स्पेस, ये रिटेलिएशन है। ये भारत सरकार का पहला स्टेप नहीं है, हमारा दूसरा स्टेप है। ये एयर स्पेस अपना पहले ही बंद कर चुके हैं हमारे लिए। अब इसमें भी 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये है कि इन्होंने अपना डाइवर्जन तो खोज लिया है, लेकिन जो हमारे रूट्स हैं वो बहुत कम पाकिस्तान की टेरिटरी में होकर गुजरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे कंपैरिजन में एक काफी छोटे क्षेत्रफल वाला देश है। लेकिन इनकी जो हमारी टेरिटरी से होकर जाने वाली फ्लाइट है, शुरुआत में तो इन्होंने काफी तेवर दिखा दिए हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक ये इसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका फर्क ये पड़ा है कि जो इन्होंने फ्लाइट सीधी ऐसे जाती थी, अब इसको ये ऐसे डाइवर्ट करके ले जा रहे हैं। और इस वजह से जिस फ्लाइट के इनके पैसे 1000 होते थे वो अब 7 से 8000 हो गए हैं। मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो कि इनके फ्लाइट्स के टिकट पाकिस्तानियों के लिए 7 से 8 गुना ज्यादा महंगे हो गए। दोस्तों, अगर हम दुबई जाने वाले रूट पर और यूरोप जाने वाले रूट पर नजर डालें तो यह रूट कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे मान लेते हैं आपने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से फ्लाइट अपनी पकड़ी, तो यह फ्लाइट सीधे यहां से जाती है, पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाती है और ऐसे एंटर करते हुए अफगानिस्तान के हल्के रीजन के पास से होते हुए और इस तरीके से जाके यहां पे यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई में लैंड कर जाती है। तो ये रूट आप देख रहे हो, यहां से यहां तक ये हम लोग पाकिस्तान का रूट यूज कर रहे हैं। अब अगर हम यूरोपियन रीजन की बात करें तो यूरोप के लिए भी हमारा सेम सेगमेंट है। यूरोप के लिए भी हमारी जो वाया फ्लाइट जाती है वो दुबई होकर ही जाती है। फ्लाइट पहले ऐसे जाएगी दुबई और उसके बाद दुबई से इस तरीके से फ्लाइट ऐसे जाकर यूरोपियन रीजन में उतर जाती है। इवन आगे ब्रिटेन तक भी जाना है, लंदन तक भी जाना है, तो भी सेम यही रूट ही रहता है। अब ऐसे में आप दोनों केस में देख रहे हो, चाहे यूरोप हमें जाना हो चाहे हमें मिडिल ईस्ट में जाना हो, हमें पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करके ही जाना था। अब भारत सरकार दूसरा रास्ता ढूंढ रही है कि हम हो सकता है आने वाले समय में ये वाला रूट यूज करेंगे। और हो क्या सकता है, 100% यही रूट यूज करेंगे। भारत और चाइनीज गवर्नमेंट इसके बारे में बात कर रही है एंड डेफिनेटली हम कोई और रास्ता यूज ही नहीं कर सकते हैं।
अब ऐसे में भी देखिए, जब हम इस वाले एयर स्पेस को लेते हैं तो चाइना से ऐसे हम डाइवर्ट होंगे, और डाइवर्ट होते हुए जैसे ही हम आगे यहां तक जाएंगे तो यहां से हम डायरेक्ट यूरोप में एंटर नहीं कर पाएंगे। उसका कारण यह है कि यहां पर आपको यूक्रेन मिल रहा है, और रशिया और यूक्रेन के बीच में तो आपको पता ही है स्थिति कैसी बनी हुई है। पता लगा कोई भी जहाज यूक्रेन के एयर स्पेस से जा रहा है और वहां पर मिसाइल आके टकरा जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वजह से यूक्रेन का तो एयर स्पेस कोई छू ही नहीं रहा है, पिछले 2.5 से 3 साल होने को आए हैं। यहां तक ये फ्लाइट जाएगी और टर्की के बाद से ये रूट इस तरीके से चेंज करके तब यूरोप में एंटर करेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, कहां एक तरफ फ्लाइट सीधे जाकर दुबई से यहां पे पहुंच जा रही थी, अब रूट भी लंबा होगा तो हमारे ऊपर भी ये फर्क पड़ेगा। अब ऐसे में क्या है कि हमारे देश के जो भी लोग जाने वाले हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में जाने वाले लोग हो, चाहे वो यूरोप में जाने वाले लोग हो, हमारे लिए भी फेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा भी रास्ता अब लंबा हो जाएगा। हालांकि इतना हम लोग सस्टेन करने को तैयार है। पहलगाम में जो हुआ है उसके लिए तो हम इससे भी काफी बुरी कंडीशन पर भी जाने को तैयार हैं, लेकिन एक बार इनको सबक सिखाना बहुत अच्छे से जरूरी है। और मैं तो चाहता हूं कि वो सबक ही नहीं, काफी कायदे से जरा बदिया काट दी जाए। दूसरी कंडीशन में अगर हम दुबई की फ्लाइट देखें तो दिल्ली वाली जो फ्लाइट होती है वो तो पाकिस्तान का रूट लेती ही लेती है, लेकिन अगर हम मुंबई की फ्लाइट्स देखें, हैदराबाद, बैंगलोर, गोवा से कोई फ्लाइट देखें या फिर चेन्नई से देखें, तो ये वाली डायरेक्ट सीधे अरेबियन ओशियन से होती हुई दुबई तक चली जाती है। तो दुबई के लिए हो सकता है कि दिल्ली का रूट भी आगे चल के ऐसे हो जाए, ये हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव रूट होगा, ना कि चाइना के एयर स्पेस से। लेकिन अगर बात करी जाए कि हमें यूरोप जाना होगा, तो यूरोप के लिए डेफिनेटली भारत सरकार इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट से बात कर रही है कि भाई आप हमें अपना एयर स्पेस यूज करने दें। एंड डेफिनेटली अभी ब्रिक्स का जो 6 समिट हुआ है उसमें चाइना और भारत काफी पास आए हुए हैं, और उसका रीजन आपको पता ही है, अमेरिका ने जिस तरीके से चाइना के ऊपर टैरिफ्स का सिकंजा कस रखा है, दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इनसे एयर स्पेस मांगेंगे और ये हमें एयर स्पेस की अनुमति अपनी देंगे ही देंगे, क्योंकि इन्हें अपना सामान हमारे बाजार में बेचना है। और मेक इन चाइना जो है वो ऑब्वियस सी बात है तभी बिक पाएगा जब ये हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। दोस्तों, ये तो बात हो गई यूरोप और मिडिल ईस्ट वाले रीजन के लिए। अभी बात करते हैं ऐसी फ्लाइट्स की जो कि भारत से अमेरिका के लिए जाती हैं। ध्यान रखिए, अमेरिका के लिए भी बहुत ही फ्रीक्वेंट फ्लाइट भारत से चलती हैं। अब ये 2 रूट होते हैं जो कि अमेरिका के लिए जाते हैं। यह है हमारा देश भारत, और हमारे देश से 2 तरीके से अमेरिका में फ्लाइट्स पहुंचती है। एक तो तरीका है वेस्टर्न जोन। वेस्टर्न जोन में हम किधर से जाते हैं, ऐसे ही हम पाकिस्तान वाला रूट लेकर इस तरीके से दुबई पहुंचते हैं, और दुबई से उसके बाद ये फ्लाइट इस तरीके से यहां पे यूरोप पहुंचती है। और यूरोप में जर्मनी के बराबर में ये जो लगता हुआ कंट्री है, ये कौन सा है, ये है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम, वहीं पर फ्लाइट उतरती है और उसके बाद अगली फ्लाइट यहां से उड़ के यूएस पहुंचती है। तो ये रूट प्रॉपर है अमेरिका का वेस्टर्न जोन से। जबकि दूसरी तरफ देखें कि ईस्टर्न जोन से हम कैसे जाते हैं, तो ईस्टर्न जोन से और भी बेहतर रास्ता है। अब ऐसे में क्या होगा कि भारत से ऐसे फ्लाइट जा रही हैं और सीधे अमेरिका में पहुंच गई हैं। आप समझ रहे होगे, ये प्रशांत महासागर वाला रीजन है, ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन ये फ्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती है, ये भी वाया होकर जाती है। या तो यह फ्लाइट ऐसे उड़ के पहले पहुंचती है जापान में, और जापान से फिर ये अमेरिका के लिए आगे जाती है, और या तो कुछ फ्लाइट ऐसी होती हैं जो कि ये साउथ कोरिया में पहुंचती हैं और वहां पे पहुंच के फिर ये अमेरिका रीजन के लिए उड़ती हैं। तो साउथ कोरिया होकर जाना है या फिर जापान होकर जाना है, ये ज्यादा बेहतर रूट है, ना कि ये वाला बेहतर रूट होगा अब अमेरिका जाने के लिए, क्योंकि इस वाले में काफी ज्यादा हैजार्डस सिचुएशन हो सकती है। ऑलरेडी यहां पर पंगा हो रखा है। आप देख सकते हो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसका क्षेत्रफल बहुत कम है, इवन उसके बाद भी हमारे फ्लाइट स्पेस बहुत ज्यादा इससे वेरी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हमें भी अब देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं जब ऐसी सिचुएशन हो रखी है हमारे दोनों देशों के बीच में कि एयर स्पेस ब्लॉक कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर कोई भी पाकिस्तानी फाइटर जेट हमारी टेरिटरी में आता है तो उस सिचुएशन में हमारी फोर्सेस किस तरीके से रिस्पॉन्स करती हैं उसे। मान लीजिए ये हमारी बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर कोई भी पाकिस्तानी फाइटर जेट एंटर करने की कोशिश करता है। मान लीजिए वो एंटर कर गया हमारी टेरिटरी में, सबसे पहली चीज होती है इमीडिएट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो तुरंत उससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करती है। ये सारे सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और तुरंत ही उसके फाइटर जेट का जो पायलट होता है उसके पास रिस्पॉन्ड जाता है। हमारी तरफ से उसे बोला जाता है कि आप अपना इंट्रो दें और दूसरी चीज अपने बारे में बताएं और अपना पर्पस बताएं कि आप बॉर्डर क्यों क्रॉस कर रहे हैं। या तो वो पायलट रिस्पॉन्ड करता है या तो वो नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो तुरंत हमारी तरफ से जो हमारी फोर्स है वो एक्टिवेट होती है, जो मिसाइल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, फाइटर जेट को लॉक करती हैं और वहीं पर मार गिराती हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ फाइटर जेट्स सिर्फ टोही करने के लिए आते हैं, मतलब रेकी करने के लिए आते हैं, हमारे आसपास के
एयर स्टेशन के बारे में जानने के लिए आते हैं। अभी ऐसे में क्या है कि कम्युनिकेशन तो हो जाता है, बट वो अगर अपनी गलती भी मान लेता है कि गलती से वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर गया है, ऐसे में तुरंत एस्केलेशन प्रोटोकॉल होता है। एस्केलेशन प्रोटोकॉल का मतलब यह है बोथ कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल फॉर हैंडलिंग एयर स्पेस माइट स्क्रैम्बल इट्स ओन जेट्स टू इंटरसेप्ट द पाकिस्तानी फाइटर जेट स्पेशली इट पोजेस अ परसीव्ड थ्रेट। कहने का मतलब यह है कि इस केस में तुरंत हमारी तरफ से एयरफोर्स एक्टिव होती है और हमारे फाइटर जेट्स हमेशा स्टैंड बाई पर रहते हैं। जो स्टैंड बाई फाइटर जेट्स होंगे उनको फाइटर पायलट लेके निकलेगा, और जैसे मान लीजिए ये पाकिस्तानी फाइटर जेट है, जो हमारे फाइटर जेट्स होंगे ये इसे कैरी करेंगे और कैरी करके इसे बोलेंगे कि वापस से मुड़ जाओ, या फिर दूसरा रास्ता है कि हमारे किसी भी स्टेशन पे लैंड कर जाओ। तो दो ही रास्ते ऐसे में हो जाते हैं और इनको वापस छोड़ के तब तक आएंगे जब तक ये इस बॉर्डर से पार नहीं चले जाते हैं। ये दो कंडीशन इसमें होती है। तीसरी कंडीशन होती है डिप्लोमेटिक चैनल्स। ऑब्वियस सी बात है, ये बात की बात हो जाती है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो उसके बाद डिप्लोमेटिक चैनल्स बैठते हैं, दोनों देश आपस में बात करते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, वरना काफी बार तो ऐसे में एक्शन ही हो जाता है। दोस्तों ऐसा एक इंसिडेंस 1999 के कारगिल वॉर में हो भी चुका है। जब 99 का कारगिल वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर हमारा जो गुजरात वाला बॉर्डर है, पाकिस्तान का नेवल एविएशन फाइटर जेट ने एंटर करने की कोशिश करी थी। इस मैप में आपको थोड़ा सा ब्लर जरूर दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हमारे इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रक्चर है। इसको आप पहचानेंगे, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे ये इस तरीके से आगे भी आएगा, और ये वाला जो आपको येलो वाला दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तानी है। तो ये जो पाकिस्तानी एविएशन जेट था, ये इस तरीके से भारत में आता है और हमारे गुजरात वाले बॉर्डर के आसपास इस तरीके से ये रूट लेता है हवा में। ये पूरा इसका इंटरसेप्टिंग रूट है, और इस तरीके से जब ये आ रहा होता है तो यहीं पर इसको लौट जाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अभी तक इससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। इसको लौट जाने को हमारी एयरफोर्स बोलती है, या फिर बोलती है कि अगर आप गलती से एंटर कर गए हो या फिर आपके विमान में कोई दिक्कत है तो आप हमारे एयरफोर्स स्टेशन पे लैंड कर जाइए। लेकिन आप ऐसे हवा में नहीं रह सकते हो, क्योंकि हवा में अगर कोई फाइटर जेट रहता है तो वो अटैकिंग पोजीशन में माना जाता है। अब ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो ही रहा होता है कि ये भाई साहब ऐसे सीधे जा रहे होते हैं और अचानक से ये बहुत ही ऑड सिचुएशन या पोजीशन में आ जाता है। ये इस तरीके से अचानक से मुड़ता है। अब ये हमारी टेरिटरी है गुजरात वाली, यूं करके कर्व बनाता है और ऐसे मुड़ने की कोशिश करता है। हमारी एयरफोर्स को तुरंत लगता है, क्योंकि हमारे फाइटर जेट तब तक आसमान में डिप्लॉय हो चुके थे। इनकी तरफ से जो था ये इनका एविएशन फाइटर जेट था, लेकिन हमारी तरफ से MiG-21 था। तब तक MiG-21 पहले से ही तैयार था। हमारा ये MiG-21 इस तरीके से गया था और इनके सामने था। ऐसे में जैसे ही ये ऑड सिचुएशन में आता है, मिग ने इसे तुरंत लॉक कर लिया और इसको तुरंत हिट कर दिया एयर टू एयर मिसाइल से। ये टारपीडो तुरंत हिट करता है और ये यहां पर इस तरीके से, उसके बाद देखिए आसमान में धुआं फैलाते हुए इस तरीके से आकर यहां पर ये हमारी टेरिटरी में क्रैश कर जाता है। तो ये सिचुएशन कई बार हो जाती है। तभी मैंने आपको समझाया कि अगर एयर स्पेसेस बाउंड है तो उस केस में क्या होता है और किस तरीके से सिचुएशन होल्ड करी जाती है हमारी एयरफोर्स की तरफ से। 1999 में लास्ट बार ऐसा हुआ था। लग रहा है इस बार कुछ ज्यादा ही होगा, या फिर 3 से 4 विमान तो जरूर गिरेंगे। अभी देखिए ये जो टाइमलाइन दी गई है भारत की तरफ से, ये है 30 अप्रैल से लेकर 23 मई तक। इस बीच में हो क्या क्या सकता है, ये पॉसिबिलिटीज क्या है। पहली तो पॉसिबिलिटी ये है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में एयर स्ट्राइक हो सकती है। जाहिर सी बात है, तभी भारत सरकार ने पहले ही अपना एयर स्पेस डिक्लेयर कर दिया है और जितनी भी पहले ट्रीटीज थी उनको भी खत्म कर दिया गया है। अब ऐसे में ध्यान रखना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर इंडियन एयर स्ट्राइक होती है और अगर ये रिटेलिएट करते हैं तो ऐसे में भारत सरकार इसको कंडेम्न ऑफ एयर रूट मानेगी, जो कि भारत सरकार ने अभी डिक्लेयर कर दिया है। क्योंकि ध्यान रखिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये इंडियन टेरिटरी है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। दूसरी चीज क्या हो सकती है, आर्मी रेड्स हो सकती हैं विद एयर सपोर्ट। अगर एयर सपोर्ट होगा तो ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी एक्टिवेट होगी। लेकिन अगर आर्मी रेड्स होंगी और इसमें हमारी एयर सपोर्ट रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है हम उन्हें ज्यादा डैमेज कर पाएंगे। तीसरा एक और सबसे बड़ा इशारा है, वो है INS विक्रांत। अभी कुछ दिन पहले ही, 4 से 5 दिन पहले INS विक्रांत को अरेबियन ओशन में डिप्लॉय कर दिया गया है, पूरा इक्विप्ड करके। आज की डेट में INS विक्रांत की पर्टिकुलर लोकेशन नहीं पता है और यह पता होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी अननोन प्लेस में है। राइट, जब ऐसे आसार हो जाते हैं दो देशों के बीच में तो हमारा कोई भी इक्विपमेंट इस तरीके का जो कि बहुत ही जायंट है, इसके बारे में पर्टिकुलर लोकेशन शेयर कहीं पर मीडिया में नहीं करी जाती।
साथ में कल के दिन एक और चीज हुई है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इंडियन नेवी ने अपने एक्स हैंडल पे, यहां पर आप देख सकते हो 30 अप्रैल को यह पोस्ट करी है पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख सकते हो यहां पर इन्होंने 2 अपने आईएनएस लगाए हुए हैं और साथ में इनको रिफ्यूल किया जा रहा है। इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है पोस्ट करते हुए, फ्यूलिंग द मैरीटाइम माइट, नो मिशन टू डिस्टेंट, नो सी टू वास्ट। ये सभी अपने आप में इंडिकेशन है कि अगले 20 दिन के अंदर भारत की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा। इवन अगर मिलिट्री प्लानिंग के बेसिस या उसी माइंडसेट की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अगले 7 दिन में कुछ होगा, क्योंकि जैसे जैसे उसके बाद दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे जो पाकिस्तानी एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस हैं वो और ज्यादा एक्टिव होती चली जाएंगी। अगर इनिशियल डेज में होता है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास अभी इतना चांस नहीं रहेगा। शुरुआती दिनों में एक माइंडसेट नॉर्मली यही सोचता है कि अब हमें तैयारी करनी है, इतना लंबा टाइम दिया हुआ है तो इस टाइम में मैक्सिमम चांसेस है कि लास्ट में कुछ हो। लेकिन अगर ऐसे में चौंकाना है उनकी आर्म्ड फोर्सेस को और उनके सारे इक्विपमेंट धरे के धरे रह जाए तो स्टार्टिंग डेज में ही कुछ होने की उम्मीद है और ज्यादातर उम्मीद है कि 10 मई तक कुछ ना कुछ एक्शन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जरूर होगा। 2025 के हर एक एग्जाम के लिए मैं जीएसपी चला रहा हूं, जिसको बोलते हैं गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। इसकी मदद से 2025 का एसएससी सीजीएल आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मेरा डिस्काउंट कोड है सुल्तान, इसको अगर आप लगाते हैं तो टेक्स्ट बुक के किसी भी कोर्स पे 90% तक का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। इवन जीएसपी प्रोग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ में एसएससी के जितने भी बैचेस हैं उन सबका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस किस डेट के ब्रैकेट में अटैक कर सकती है, कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे ऐसा वाला बटन होगा, उसको जरूर दबा दीजिए।